हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपकी क्लास नंबर 4। पेपर है आपका लर्निंग एंड टीचिंग बीएड फर्स्ट ईयर का कंटेंट है। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी हाउ टीचिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडोक्ट्रिनेशन, कंडीशनिंग एंड आपकी ट्रेनिंग की। जो टीचिंग है वो किस तरीके से ट्रेनिंग से, कंडीशनिंग से, इंस्ट्रक्शन से, इन सभी से अलग है। आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे? आज की क्लास में हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत बार आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 से, जो कि है आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग कि अलग अलग जो लेवल है टीचिंग के आपको वो बताना है। मुझे उम्मीद है कि आपको आपका पेपर का पैटर्न पता है कि आपको हर यूनिट में से, आपकी बुक में 4 यूनिट है, मेनली जो बीएड हरियाणा के बच्चे हैं उनके लिए ये स्पेसिफिक है। बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, ये हर यूनिवर्सिटी के लिए सेम कंटेंट ही रहेगा। आपके पास अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जानी चाहिए, बाकी तो आप खुद ही लिख लोगे, क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद बच्चे रटते नहीं हैं, खुद ही लिखना पसंद करते हैं और उसी में आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट वर्ड लिखने से कुछ नहीं होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी यूनिट है, जैसे कि आपकी यूनिट नंबर 1 है, तो यूनिट नंबर 1 से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उनमें से कोई आपको एक करना होता है। 16 नंबर के 2 आते हैं, कोई एक करना होता है, और एक शॉर्ट नोट आता है 4 नंबर का, जो कंपलसरी आपको करना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है उसमें। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, लेवल्स ऑफ टीचिंग। इवन बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं टीचिंग की, तो टीचिंग ऐसा नहीं है कि छोटा जब बच्चा होता है, नर्सरी क्लास में आता है, हम सडनली उसे बिल्कुल हायर एजुकेशन दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेवल बाय लेवल सीढ़ियों की तरह वर्क करता है। जैसे आपकी सीढ़ियाँ होती हैं, सॉरी थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, बट फिर भी एक ही स्टेप यहाँ है, फिर बच्चा यहाँ रखेगा, फिर बच्चा यहाँ रखेगा, तो वो क्या हुआ कि लेवल से अलग अलग लेवल है इसका, जिस तरीके से जो बच्चा है वो सीखता है। आज हम उसी को इसमें कवर करते हैं। टीचिंग क्या है? टीचिंग एक पर्पसफुल सोशल एक्टिविटी है। पर्पसफुल सोशल एक्टिविटी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीचर इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से, बच्चे इंटरेक्ट करते हैं क्लासरूम में, टीचर्स से, स्कूल में, तो ये सोशल एक्टिविटी है। टीचिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है, किससे रिलेटेड? क्लोजली रिलेटेड टू लर्निंग, क्योंकि जब भी एक टीचिंग होती है, मतलब कोई किसी को पढ़ाता है, तो वहाँ पर लर्निंग ज़रूर क्रिएट होती है, मतलब कि बच्चे को कुछ ना कुछ समझ में आता है, बच्चे को कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया सीख लेता है। दीज डेज टीचिंग एंड लर्निंग आर कंसिडर्ड एज ए सिंगल कंसेप्ट। सिंगल कंसेप्ट क्यों? क्योंकि जहाँ पे टीचिंग है वहाँ पे लर्निंग का होना ज़रूरी है, और हम बोल सकते हैं कि दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं। एक ही पहलू के हम बोल सकते हैं, एक ही चीज़ के 2 पहलू हम बोल सकते हैं इनको। इन दिस एक्टिविटी क्या होता है? एक इंटरेक्शन होता है किसके बीच में? मोर एक्सपीरियंस जो कि आपका टीचर है, और जो इन एक्सपीरियंस है जो कि आपका बच्चा है। मतलब कि एक टीचर और एक बच्चे के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, दोनों के बीच में कुछ जिसे हम हिंदी में शायद बोलते हैं आदान प्रदान। हाँ, आदान प्रदान होता है। तो उन दोनों के बीच में जो चीज़ें होती हैं, टीचर कुछ बोल रहा है, बच्चा कुछ बोलेगा, इसी को इंटरेक्शन बोलते हैं, जो टीचिंग में होना ज़रूरी है। ये क्या है? ये ऑर्गेनाइज सिस्टम है। सिस्टम किसका? डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ का, क्योंकि आपको पता है एक टीचर बहुत सारी एक्टिविटी करता है, वो बच्चे को पढ़ाता है, कभी बुक पढ़ाता है, कभी वो कुछ एक्टिविटी करवाता है, कभी ब्लैक बोर्ड पर कुछ करता है, ड्रॉ करता है, कभी टेस्ट लेता है, कभी इवैल्यूएशन करता है। तो वो क्या होगा कि बहुत सारी सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, उसको मिलाकर टीचिंग बनाई गई है। टीचिंग का एम क्या होता है? टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, कि बच्चे में कोई ना कोई, उसके बिहेवियर में कोई ना कोई चेंज लेकर आना है। बच्चे को अभी कुछ चीज़ें नहीं पता है, हमने उसे कुछ पढ़ाया, बच्चे के बिहेवियर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा जब उसे पता चला कि दुनिया में ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। और ये जो बिहेवियर का जो मॉडिफिकेशन होता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है? एबिलिटी जो कि टीचर और स्टूडेंट की है, दोनों की। जो कि टीचर यूज़ कर रहा है अपनी एबिलिटीज़ को, टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, एंड द स्टूडेंट्स टू अचीव दिस एंड, कि बच्चा कितना सक्षम है उस चीज़ को समझने के लिए, बच्चे में कितनी कैपेबिलिटी है उस चीज़ को समझने के लिए, ये चीज़ें उन पर डिपेंड करती हैं। अगर हम थोड़ा डीपली और लॉजिकली सोचें तो हम क्या देखेंगे? वी विल फाइंड दैट द टीचर प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर आफ्टर पासिंग थ्रू सर्टेन लेवल्स। वेरियस लेवल होते हैं जिसको पास करने के बाद टीचर जो है बच्चे को एक कंटेंट प्रोवाइड करता है। लेवल बाय लेवल बच्चा अलग अलग चीज़ें सीखता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या सीखता है? ABCD सीखता है बच्चा, या फिर 1 2 3 काउंटिंग सीखता है, टेबल्स सीखता है, अनार सीखता है। ऐसा नहीं है कि टीचर सडनली गई, उसने सेंटेंसेस बच्चे को सिखाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। 1 बाय 1 आपका लेवल कंप्लीट होता है, बच्चा आगे बढ़ता है। बच्चे ने अल्फ़ाबेट सीखे, बच्चा फिर वर्ड्स बनाना सीखेगा, बच्चा फिर सेंटेंसेस बनाना सीखेगा। तो क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या होता है? वेरियस लेवल से होके गुजरता है, और टीचर उसे वेरियस लेवल के हिसाब से पढ़ाती है। और ये लेवल कैसे हैं? ये थॉटलेसनेस से, मतलब कि जहाँ पे बच्चा सोच नहीं सकता। थॉटलेसनेस मतलब क्या होता है? जहाँ पर बच्चा सोच नहीं रहा है,
यहाँ से लेके कहाँ तक का लेवल जाता है, थॉटफुलनेस, जहाँ पर बच्चा बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को समझ पा रहा है, जो चीज़ें वो पढ़ रहा है उन्हें समझ पा रहा है। तो ये टीचिंग और लर्निंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जो 3 लेवल को पार करता है। और इसमें आपको मॉरिस बेगी का नाम लिखना ज़रूरी है। बीगे कुछ बोलते हैं, कुछ लोग बिगी बोलते हैं, इट डिपेंड्स कि आप क्या बोलना चाहते हैं, फिर आपके टीचर क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको। अब मॉरिस ने एक लेवल प्रोवाइड किया था, ये इनका लेवल था, मतलब ये उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया कि एक मेमोरी लेवल होता है, एक आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, एक रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। ये 3 लेवल होते हैं जिससे होते हुए एक बच्चा है वो आगे बढ़ता है या फिर टीचर उसकी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। और इन्होंने ये ट्राइंगल का एग्जाम्पल इसमें दिया है, ये बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बनाओगे, ट्रस्ट में आपको 1 नंबर ज़रूर एक्स्ट्रा मिलेंगे। आपको बस ये याद रखना है कि जो फर्स्ट लेवल है, मेमोरी लेवल, जो ऊपर है वो सबसे नीचे जाएगा, ठीक है। आप इसे स्टेयर्स की तरह भी याद रख सकते हैं, ऐसी आपकी स्टेयर्स होती हैं। तो सबसे नीचे जो होता है वो हमारा मेमोरी लेवल होता है, सबसे छोटा, क्योंकि इसको पार करे बिना अगर आप यहाँ नहीं आए तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सडनली यहाँ पहुँच जाओ। आप सीधे यहाँ नहीं आ सकते हो, राइट। आप सीधे यहाँ पे नहीं आ सकते हो, तो क्या ज़रूरी है कि आप पहले पहली सीढ़ी पे चलोगे, उसके बाद आप सेकंड सीढ़ी पे पहुँचोगे। इसमें क्या बोला गया है, मेमोरी लेवल जो है वो सबसे नीचे होता है। ये जो नंबर 1 है ये मेमोरी लेवल है आपका, ये सबसे छोटा होता है, फिर आपका सेकंड आता है, और सबसे ऊपर, ये जो सबसे ऊपर है मतलब कि जो हाइयर लेवल है ये होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। इसको बना देना, नंबरिंग इसकी अच्छे से कर देना। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया कोई भी चीज़ें, तो वो एक इम्प्रेसिव चीज़ हो जाती है, क्योंकि फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मेमोरी लेवल की। मैंने इसमें सिर्फ जो आपके शॉर्ट नंबर हैं, शॉर्ट जो वर्ड्स हैं उनको मेंशन किया है, क्योंकि पूरा पूरा लिख के समझाना इससे बेहतर है कि मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। वैसे भी चीज़ें जो आप पढ़ते हो वो याद रह जाती हैं। आप बाकी आपके पास खुद की भी अपनी बुक है, एस सी ओबेरॉय की बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वही बुक है। और एक क्रेडिट देना भी ज़रूरी है अगर आप किसी का कंटेंट यूज़ करते हो तो। मेमोरी लेवल जो है उसमें हर्बर्ट आते हैं। अब आप बोलोगे कि हर्बर्ट का नाम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमने बात करी थी मॉरिस की। तो मॉरिस ने ये 3 लेवल्स दिए थे कि हाँ ये 3 लेवल होते हैं, उसके ज़रिए एक बच्चा जो है वो पढ़ाई करता है, या फिर उसके ज़रिए जो बच्चा है, टीचर है, वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन हर एक लेवल के लिए कुछ ऐसे पर्सन थे जिन्होंने उस लेवल को आगे समझाया, या फिर उन्होंने उस लेवल के बारे में बात करी है। हम बोलते हैं ना कि अगर ऐसा कोई अप्रोच है तो ये वाला बंदा उस अप्रोच में सबसे पहले आया। जैसे हम बोलते हैं सिगमंड फ्रॉइड है, वो कहाँ है, साइकोलॉजी में आ जाते हैं। तो उसी तरीके से हम बात करते हैं हर्बर्ट की, जो मेमोरी लेवल की बात इन्होंने करी थी। अगर हम मेमोरी लेवल की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेमोरी लेवल क्या है, एक थॉटलेस प्रोसेस है। मेमोरी लेवल जैसे मैंने आपको बताया, जो स्टेयर्स हैं आपकी सबसे नीचे आता है। अब इसको चढ़े बिना आप ऊपर नहीं चढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेसिक बच्चे को सिखाया जाता है। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक होता है, जैसे कि बच्चे को हम यहाँ पर क्या सिखाएंगे, सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें बहुत ही बेसिक, उसको हम रटना सिखाएंगे मेनली। यहाँ पर क्या होता है, ये एक लोवेस्ट लेवल है क्योंकि सीढ़ी का सबसे नीचे आ रहा है। यहाँ पे क्या है, थिंकिंग का कोई रोल नहीं है। अगर हमने बच्चे को एक टीचर ने बच्चे को ये बोला कि अनार होता है, ए फॉर एप्पल होता है, तो बच्चे को वो चीज़ सुननी पड़ेगी, बच्चा उसे मान लेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, वो समझ ही नहीं सकता कि ए फॉर एप्पल ही क्यों होता है, ए फॉर बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन बच्चा क्या है, बच्चे इसी बात को मान लेंगे कि नहीं, ए फॉर सिर्फ एप्पल होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे थॉटलेस है, बच्चा सोच नहीं रहा है। उसको जो चीज़ें दे दी गई वो उसी चीज़ें को क्या कर लेगा, रट लेगा, क्रैम कर लेगा, रट लेगा। रोट लर्निंग क्या होती है, रट्टा लगाना। क्रैमिंग मतलब रट्टा लगाना। आप समझ नहीं रहे हो, सिर्फ रट्टा लगा रहे हो। तो मेमोरी लेवल क्या है, एक थॉटलेस प्रोसेस है। थॉटलेस यहाँ पे चीज़ें होती हैं, बच्चा समझता नहीं है, सिर्फ जो दिया गया रट लेगा उसे। लोवेस्ट लेवल है, यहाँ पे थिंकिंग का कोई रोल नहीं है। बच्चा ये नहीं सोचेगा कि ए फॉर एप्पल की जगह हम ए फॉर आंट भी बोल सकते हैं, या फिर कुछ और चीज़ें भी बोल सकते हैं। वो क्या करेगा, यहाँ पे वो सोचेगा नहीं, वो जो बोला गया है ए फॉर एप्पल वो बस उतने तक सीमित रहेगा। क्रैमिंग यहाँ पर होती है, रट्टा लगाने की चीज़ यहाँ पर होती है। यहाँ पे इंसाइट नहीं है। इंसाइट मतलब सोच समझ के कोई काम करना। अगर बच्चे को ये बोल दिया जाए कि 1+1 2 है, तो बच्चा उसी को समझेगा, क्योंकि बच्चे का भी जो माइंड है वो डेवलप नहीं हुआ है। अगर उसका माइंड डेवलप नहीं हुआ तो वो इंसाइटफुल कैसे हो सकता है, वो चीज़ों को सोच नहीं पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। तो जो चीज़ें दी गई है जैसे का तैसे वो उसे रख लेगा। प्री प्लान चीज़ें होती हैं मेमोरी लेवल में, जैसे नर्सरी क्लास है, या फिर आपकी छोटी जो क्लासेस होती है, लोअर क्लासेस होती हैं, वहाँ पे चीज़ें प्री प्लान होती है। टीचर पहले से प्लान करती है कि ये होगा, उसके बाद हम ये पढ़ाएंगे, उसके बाद हम ये पढ़ाएंगे। आउट ऑफ सडन कुछ नहीं होता है, क्योंकि आउट ऑफ सडन बच्चा कुछ पूछता ही नहीं है। उसको जो पढ़ाया जाएगा बस बच्चा उसी को रिपीट करता है। यहाँ पे जो मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल होता है। मोटिवेशन मतलब
एक होता है कि बच्चे को कुछ सीखना है, ठीक है, बच्चे को कुछ सीखना है तो हम क्या कहते हैं, जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो जो हमारा मोटिवेशन है वो क्या है, वो इंटरनल है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ करना है, हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमें उस चीज़ के लिए पढ़ाई करनी है या फिर हमें इसमें इनरोल होना है, तो वो क्या है, वो एक इंटरनल मोटिवेशन है। लेकिन छोटे बच्चों में क्या होता है, मोटिवेशन एक्सटर्नल होता है। घर वाले क्या बोलते हैं, आज तू स्कूल जाएगा अगर तो तेरे को चॉकलेट मिलेगी। टीचर क्या बोलती है, जिसकी हैंड राइटिंग सबसे अच्छी होगी उसे एक चॉकलेट मिलेगी, उसे एक टॉफ़ी मिलेगी। तो ये क्या है, मोटिवेशन है। वो कैसा है, एक्सटर्नल है, बाहर का कोई बंदा उसे मोटिवेट करे कि नहीं तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, उसे प्रेज़ किया जाएगा, सबके सामने क्लैपिंग करवाई जाएगी। तो ये क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन के चलते बच्चा पढ़ता है या सीखता है। ये क्या है, टीचर सेंटर है। टीचर सेंटर ऑफ कोर्स है क्योंकि जब छोटी क्लासेस होती हैं तो बच्चे को कुछ नहीं पता होता, जो टीचर ने बोल दिया चीज़ें वही हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बच्चों को इंगेज किया जाता है। हाँ, बच्चों को इंगेज करके पढ़ाया जाता है, लेकिन ये नहीं है कि हम इसे ये बोल दें कि वो चाइल्ड सेंटर है। और ये कहीं ना कहीं इसकी एक खामी भी हो जाती है, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है कि जो टीचिंग है वो हमेशा ही लर्नर सेंटर होनी चाहिए, लेकिन ये टीचर सेंटर होती है क्योंकि सारा कंट्रोल टीचर के पास है। टीचर बच्चों को स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में रखता है, बोलता है खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, कॉपी खोलो। क्या है वो, क्या चीज़ें पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा, टीचर डिसाइड करेगा, बच्चा डिसाइड नहीं करेगा। इसकी कुछ मेरिट्स होती हैं, इसकी कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं। मेरिट क्या है कि लोअर क्लास के लिए अच्छा है। अब जब बच्चे बहुत छोटे हैं, उनका मेंटल डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे बच्चे को कंसेप्ट समझाओगे तो वो वैसे भी नहीं समझेगा, वो बोर हो जाएगा, उसे समझ में भी नहीं आएगा। तो छोटे बच्चों के लिए क्या है कि ये बहुत बढ़िया है, छोटे बच्चों को ऐसे ही समझ में आता है। यहाँ पे क्राइमिंग है, रट्टा लगाना सिखाया जाता है, जैसे 1+1 है या फिर टेबल्स हैं आपके, ए फॉर एप्पल, अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, ABCD ये सब सिखाते हैं, या फिर हम उसे अ अनार सिखाते हैं। तो ये क्या है, इसको रटने के बाद ही तो बच्चा आगे की क्लासेस में कुछ कर पाएगा। अगर बच्चे को ABCD ही नहीं आती है तो आगे की क्लासेस में वर्ड्स को कैसे बनाएगा, या फिर वो अ अनार ही नहीं सीखा उसने, तो वो आगे चल के वर्ड्स कैसे बनाएगा। उसे टेबल ही नहीं रटी अगर अभी तक, तो बच्चा आगे चल के प्लस माइनस ये सब कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा ना। वो मल्टीप्लाई कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। तो बेसिक चीज़ों को रट्टा लगाना ज़रूरी होता है। छोटे बच्चों को क्राइमिंग करवाई जाती है। फ्यूचर में इसका यूज़ होता है कैसे, क्योंकि जो मेमोरी लेवल की रट्टा हम कर लगवाते हैं बच्चे को, रोट लर्निंग जो करवाते हैं, क्राइमिंग करवाते हैं, वही क्राइमिंग क्या होती है, आगे जाके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे यूज़ होती है। हमने बच्चे को रटवा दिया कि हाँ ठीक है 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, बच्चे ने इस चीज़ को रट लिया। आगे जाएगा, अब वो लगा लीजिए वो थोड़ी सी आगे क्लासेस में गया, अब मैथ्स में उसको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे क्या काम आएगा, वो काम आएगा जो उसने मेमोरी लेवल में रटा था, जो क्रैम किया था, वो सब चीज़ें उसको आगे यूज़ होंगी। तो ये होता है फ्यूचर यूज़, कि वो उसको आगे यूज़ करेगा। इसकी कुछ डीमेरिट होती हैं कि इसमें कुछ बुराइयां भी हैं, खामियां भी हैं। हर एक चीज़ में दोनों चीज़ें होती हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चीज़ें। लोअर ऑर्डर है, मैंने जैसे बताया था आपको कि सबसे नीचे आते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे थॉट का कोई काम ही नहीं है, थॉटलेसनेस होती है। यहाँ पे बच्चा कुछ सोचता समझता नहीं है, बस जैसे दे दिया वैसे ही रहेगा। रोट लर्निंग है, ठीक है, यहाँ पे रट्टा लगाने की बात करी जाती है। बच्चे को सारा फोकस क्या है कि बच्चा समझे नहीं, लेकिन वो रट ले। अगर आप देखोगे ना तो ये वाली चीज़ें थी, इन्हीं को आपको यहाँ पे कुछ पॉजिटिव में लिखना है, कुछ नेगेटिव में उठा उठा के लिख देना, और ये आपका आंसर कंप्लीट होगा। ये यूज़फुल नहीं है लाइफ में। ऐसे क्यों बोला गया, क्योंकि रटने वाली चीज़ें जो हैं वो लाइफ में काम नहीं आती हैं। यहाँ पे स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता है, क्योंकि टीचर जो है वो क्या करती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारा जो पावर वो किसके पास होती है, आपके टीचर के पास होती है। नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये दी थी आपको मॉरिसन ने, मतलब दी बिगी नहीं थी, लेकिन इसमें जो वर्क है वो मॉरिसन ने किया था। अब इसका क्या मतलब, थॉटफुल है ये। अंडरस्टैंडिंग से समझ में आ रहा है आपको कि बच्चे यहाँ पे समझना शुरू करेंगे, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बच्चे की बिल्ड करी जाएगी। यहाँ पे बच्चा समझेगा, थॉटफुल है। हायर ऑर्डर है ये, क्योंकि ये मेमोरी लेवल से ऊपर आता है, ये सेकंड स्टेज है हमारी, तो ये हायर ऑर्डर है। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे को फैक्ट और प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं कि अगर हमने पहले ये बोला था कि हमारे सोलर सिस्टम में इतने प्लैनेट हैं, तो अब हम उसे प्रूफ करेंगे, हम बच्चे को फैक्ट दिखाएंगे, प्रिंसिपल समझाएंगे कि देखो ऐसा ऐसा है, ये वाले प्लैनेट है, ये वाले प्लैनेट है, सब आपस में सर्कुलेट करते हैं, ऑर्बिट पे घूमते हैं, तो क्या है, इस तरीके से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। कोई भी चीज़ है, आपको वहाँ पे बच्चे को फैक्ट और प्रिंसिपल सिखाने पड़ेंगे, ताकि बच्चे के अंदर एक इंसाइट आ सके, वो थॉटफुल चीज़ों को सोच सके कि अच्छा अगर ये बोला गया था, अगर ये बोल दिया 2+2 4 होता है, तो बच्चों को आप उसे सॉल्व करके दिखाओगे, कैरी लगा कर दिखाओगे कि किस तरीके से हमने जो बोला वो चीज़ें सच हो रही हैं। आप बच्चे को प्रिंसिपल सिखाओगे। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट क्या है, दोनों यहाँ पर एक्टिव होते हैं। जैसे कि आपकी बड़ी क्लासेस होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं। आप 8th 9th की क्लास ले लीजिए,
तो टीचर भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच में इंटरेक्शन बराबर होता है। सब्जेक्ट सेंटर होता है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका। यहाँ पे ना तो टीचर सेंटर है ना लर्नर सेंटर है। सब्जेक्ट की कमांड हो जाए इतना, इस तरीके से इसको पढ़ाया जाता है। आपकी क्लासेस में क्या होता है, आपका कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट क्या है वो सेंटर में होता है। यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट कमांड हो जाती है सब्जेक्ट के ऊपर। बच्चे को कंप्लीटली अपने सब्जेक्ट समझ में आने लग जाता है। उसे समझ में आ गया कि इंग्लिश के रूल कैसे आते हैं, उसको समझ में आ गया कि मैथ्स किस तरीके से सॉल्व हो रही है, अगर कोई फॉर्मूला है तो वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसे सब कुछ समझ में आएगा। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यहाँ पे बच्चे का हो जाता है। बच्चे का यहाँ पे बौद्धिक विकास जिसे बोलते हैं हिंदी में, आई थिंक वो हो जाता है। बच्चे का माइंड डेवलप हो जाता है अच्छे तरीके से। इसमें भी कुछ मेरिट्स हैं, ये इसकी मेरिट है, ये इसकी डीमेरिट है। मेरिट में क्या है, इसमें क्या बोला गया है कि ये एक इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है। बच्चे यहाँ पे सोच समझ के चीज़ों को करता है, उसका माइंड डेवलप होता है, वो सोचता है। और ये स्टेप है किसके लिए, RTL मतलब कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अगर वो बच्चे को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, अगर वो सेकंड स्टेयर पे अभी तक नहीं हुआ है क्लियर, तो वो तीसरे स्टेयर पे नहीं जा पाएगा। हर एक स्टेयर की अपनी इंपॉर्टेंस है, बच्चे को 1 बाय 1 कवर करनी पड़ती है। तो ये बोला गया है कि एक स्टेप है नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, नेक्स्ट जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है उस पर जाने के लिए। यहाँ पर रट्टे की कोई बात नहीं होती है, रोट लर्निंग का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बच्चा समझता है। कमांड हो जाती है सब्जेक्ट के ऊपर। इसकी कुछ डीमेरिट है, जैसे कि सब्जेक्ट सेंटर है। इसमें सारा जो फोकस होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर होता है कि हाँ बच्चे को सब्जेक्ट अच्छे से आना चाहिए, उसका बाकी डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। जैसे इसमें बोला कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ही ध्यान दिया जाता है, बच्चे का बिहेवियर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चा सोसाइटी में किस तरीके से वर्क करता है, बच्चे का इंटरेक्शन कैसा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, इसीलिए ये इसकी एक डीमेरिट हो जाती है। नेक्स्ट ये क्या है, फोकस करती है किस पे, सिर्फ मास्टरी पे, कि बच्चे को कंटेंट अच्छे से आ जाए, बस बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है कि ये क्या है, स्मॉल किड्स के लिए ये यूज़फुल नहीं है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको आप समझा नहीं सकते हो चीज़ें, आपको उन्हें रटवाना ही पड़ेगा। रिपीटिशन करवा के आप बच्चों को चीज़ें याद करवाते हो, उन्हें मेमोराइज करवाते हो। ह्यूमन बिहेवियर को इसमें फोकस में नहीं रखा गया है। जैसे मैंने आपको बोला कि सिर्फ इसने मास्टरी को फोकस में रखा है कि बच्चे को सब्जेक्ट आ जाए, लेकिन ये नहीं रखा कि बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल दिया था आपको ले हंट ने, ये उनके एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करी है। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है हमारी स्टेयर्स का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, तो हम बोल सकते हैं क्या है, ये हाईएस्ट थॉटफुल है, हाईली थॉटफुल है, हाईएस्ट ऑर्डर है, सबसे ऊपर वाला है, थॉटफुल है। ये डीप एंड सीरियस थॉट होते हैं। अगर आपको मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं तो रिफ्लेक्टिव लेवल को आप याद रखिए PhD के बच्चों के साथ, क्योंकि उसको ध्यान में रख के आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। बस पेपर में PhD में मेंशन मत करना, पर समझने के लिए बहुत सही है। जैसे PhD के बच्चे होते हो क्या करते हैं, डीप एंड सीरियस थॉट को लेकर चलते हैं। यहाँ पर क्या है, टीचर कोई प्रॉब्लम नहीं देती है, बच्चे क्या है खुद अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे PhD होती है, टीचर कुछ नहीं सिखाता आपको, वो सिर्फ आपको गाइड कर रहा है, वो सिर्फ एक गाइड की तरह वर्क करता है। फैसिलिटेटर होता है, लेकिन सारा काम किसका होता है, बच्चे का होता है। वो खुद अपनी प्रॉब्लम देखेगा, वो खुद अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखेगा, क्योंकि PhD में यही काम है। एक प्रपोजल बनाया जाता है, यूनिवर्सिटी उसे एक्सेप्ट करती है, उसके बाद बच्चा अपने 3 साल या 5 साल लगा के अपने उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देता है, रिसर्च करता है, वो खुद सोचता है। सीरियस थॉट यहाँ पर होते हैं। थिंकिंग एबिलिटी यहाँ पर डेवलप हो जाती है, क्योंकि बच्चे को सारा काम खुद ही करना है, टीचर सिर्फ गाइड की तरह होगा। ये क्या है, ये यूज़ करता है मेमोरी लेवल को और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को, उन दोनों को यूज़ करके रिफ्लेक्टिव लेवल पे कोई इंसान आता है। जब तक आपने चीज़ें रटी नहीं है आप यूज़ नहीं कर सकते, जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन को नहीं ढूंढ सकते। इसीलिए नीचे के दोनों स्टेयर्स ज़रूरी हैं आपको थर्ड स्टेयर्स पे पहुँचाने के लिए। इसके कुछ मेरिट्स हैं, जैसे कि ये लर्नर सेंटर है। यहाँ पे बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा ही तो काम कर रहा है, वही तो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा है, टीचर तो सिर्फ गाइड है, फैसिलिटेटर है। यहाँ पे एक इंटरेक्शन होता है, अगर बच्चे को कहीं पे दिक्कत होती है तो इंटरेक्शन यहाँ पर होता है, टीचर उसे गाइड करती है। ये हायर क्लासेस के लिए होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हायर क्लासेस में होता है, जहाँ पर बच्चे इतने कैपेबल हैं कि वो अपनी चीज़ों को खुद सोच समझ कर अपना आंसर निकाल सके। प्रॉब्लम सेंटर होता है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम का आंसर जो है बच्चे खुद देखते हैं। डेमोक्रेटिक क्लासरूम यहाँ पर होती है। डेमोक्रेटिक मतलब बच्चे फ्री हैं अपने टीचर को क्रिटिसाइज करने के लिए, बच्चे फ्री हैं कुछ भी चीज़ें बोल सकते हैं, अपना प्रोस्पेक्टिव सामने रख सकते हैं।
क्रिटिसिज्म ऑफ टीचर, अगर बच्चे को लगता है टीचर ने कोई बात बोली है और वो चीज़ फैक्ट के थ्रू बच्चा प्रूफ कर सकता है कि ये बात गलत है, तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि टीचर है तो वो हर एक चीज़ सही बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी होता है। यहाँ पे कोई करिकुलम नहीं होता है, पीएचडी में कोई करिकुलम नहीं है, अगर आपको पता है तो। क्या है, बच्चे खुद अपना सिलेबस देखते हैं, मतलब अपना एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं, रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई करिकुलम है कि नहीं आपको ये चीज़ें फॉलो ही करनी है। क्योंकि इस तरीके पे तो अगर 25 बच्चे पीएचडी में एनरोल करते हैं तो 25 बच्चों के अलग अलग आइडियाज़ हैं, वो बच्चे अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका रिसर्च प्रपोजल अलग अलग है। तो यहाँ पे कोई करिकुलम नहीं है, डेमोक्रेटिक यहाँ पे होती है, मतलब डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होता है, बच्चे यहाँ पर एक्टिव होते हैं, ये इसकी पॉजिटिव चीज़ होगी। इसकी कुछ डीमेरिट है कि छोटे बच्चों के लिए कामयाब नहीं है। छोटे बच्चों को आप ये बोल दो कि ये रही प्रॉब्लम, आप किसे सॉल्व करो, बच्चा कैसे करेगा। छोटे बच्चे को तो आपको मेमोरी लेवल से समझाना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल से समझाना पड़ेगा। तो छोटे बच्चों के साथ रिफ्लेक्टिव लेवल कामयाब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी। सेकेंड, यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि पीएचडी में ऐसा तो है नहीं कि 1 बाय 1 आपको एक तरफा सब कुछ बताया जाएगा। ऐसे भी होता है, आउट ऑफ सडन कुछ हो जाता है। पीएचडी में आपने प्रॉब्लम कुछ ली थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते आपकी प्रॉब्लम जो थी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। मतलब जो आइडिया होता है पीएचडी का, थीसिस जो होती है आपकी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चेंज भी हो जाती है। आपने जो सेलेक्ट किया होता है आइडिया, वो थोड़ा बहुत बदल जाता है जब आप 5 साल उसमें वर्क करते हो। प्री प्लान नहीं होता ये, ऐसा नहीं है कि पहले से प्लान कर दे कि ये प्रॉब्लम आएगी, हम उसका ये सोल्यूशन देंगे। 1 बाय 1 हम चीज़ों को देखते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, इंसाइटफुल थिंकिंग होती है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो यहाँ पर आपका जो आज की क्लास का कंटेंट है वो होता है ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपका डिफरेंट थ्योरीज, जो कि हैं आपका इस यूनिट का लास्ट टॉपिक। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।